नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के 33वें दिन राजनीति और सरकार से बातचीत को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट। बंगाल चुनाव में बागी बनाम भतीजे की जंग का क्या होगा नतीजा और जेडीयू क्यों उठाने लगी है बीजेपी के साथ गठबंधन पर सवाल। बंगाल चुनाव में बागी वर्सेस भतीजा की जुबानी जंग के साथ शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो गया है। एक तरफ है ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 पर रह चुके शुभेंदु अधिकारी, तो दूसरी तरफ हैं टीएमसी के प्रिंस अभिषेक बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी का मेदिनीपुर में रोड शो और अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर में चुनावी सभा, वो जगह जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ था। इन दोनों सभाओं का मंच सियासी बाहुबल दिखाने के साथ जुबानी हमले का अखाड़ा बना। 10 साल पार्टी में रहकर मंत्री पद पर बने रहकर पलटी मार गए। तुम में और मुझ में अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मेरुदंड नहीं है। मेरुदंड को बेचकर बंगाल को नरेंद्र मोदी के हाथों नहीं सौंपा जा सकता। यदि साहस नहीं है तो घर में जाकर बैठें। मेरा नाम शारदा और नारदा मामले में नहीं है, जबकि जो मुझे तोलाबाज बोल रहे हैं उनका नाम शारदा और नारदा कांड में है। अभी भी उनके घर के 2 सांसद तृणमूल कांग्रेस में हैं। उन्हें घर जाने में भी शर्म आनी चाहिए। अभिषेक और शुभेंदु के बीच ये लड़ाई वर्चस्व की है। जब शुभेंदु टीएमसी में थे तब उनका और अभिषेक बनर्जी का 36 का आंकड़ा था। अब शुभेंदु बीजेपी के सितारे बन गए हैं, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई और तीखी होती जा रही है। कुछ लोग मेदिनीपुर की माटी को और मुझे विश्वासघाती कह रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेदिनीपुर की मिट्टी से ही खुदीराम और मातंगनी हाजरा जन्म लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी की जुबानी जंग के साथ बीजेपी टीएमसी के मुकाबले में एक और पावर सेंटर है और वो है राजभवन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ रविवार को दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर में थे। धनखड़ ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और कहा कि 2021 में बड़े बदलाव होंगे। हमारे जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा किसी भी व्यवस्था और समाज पर वो कलंक है जो कभी नहीं होना चाहिए। प्रांत की ये पहचान होना कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े उत्सव चुनाव में हिंसा होगी, हमें इसको तिलांजलि देनी है। हमें जो पीछे अब तक पश्चिम बंगाल की पहचान है उसको बदलना है। बंगाल में ममता बनर्जी 10 साल से राज कर रही हैं। ममता के राज को चुनौती देने के लिए बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। पिछले हफ्ते अमित शाह ने बंगाल का तूफानी दौरा किया और एक झटके में दीदी के 10 विधायक तोड़ दिए। अब दीदी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। ममता आज से 2 दिन के दौरे पर बीरभूम जा रही हैं। इसी बीरभूम में पिछले हफ्ते अमित शाह ने रोड शो किया था। उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी थी। ममता बनर्जी आज अफसरों के साथ बैठक करने वाली हैं और कल वो बीरभूम में एक रैली को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में दूसरे दलों के विधायक सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो एनडीए की साझेदार जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस पर जेडीयू ने कड़ा ऐतराज जताया है। गठबंधन हमारा सिर्फ बिहार तक सीमित है। अरुणाचल का कुछ असर बिहार पे भी गया होगा? कोई असर नहीं पड़ता। बिहार अलग है। 2 महीने पहले बिहार में गठबंधन की जो चुनावी जुगलबंदी सार्वजनिक मंचों से दिख रही थी, क्या वो अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम से प्रभावित होगी? क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार के बावजूद गठबंधन का धर्म एक दूसरे की सियासत में आड़े आने लगा है? बिहार की सियासी आबोहवा में सुलगते इस सवाल पर जेडीयू की प्रतिक्रिया तो कुछ ऐसी ही सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश का घटनाक्रम जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के वक्त हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष का ताज अपने खास सलाहकार आरसीपी सिंह को पहनाया। जिस वक्त आरसीपी सिंह अध्यक्ष बने, अरुणाचल प्रदेश से खबर आई। जेडीयू के कुल 7 विधायक थे राज्य में, इनमें से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू के पास अब सिर्फ 1 विधायक बचा है। इस घटना पर नीतीश कुमार ने हालांकि ये कहते हुए मामले को हल्का करने की कोशिश की कि जिसको जिस रास्ते जाना था वो चला गया, लेकिन बात इतनी हल्की नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है, वे ढंग से संकट का हमको लगता है कि ग्रह जो है चढ़ गया है नीतीश कुमार के पार्टी पर। आरजेडी के तंज की तरह तल्ख प्रतिक्रिया जेडीयू से भी आनी शुरू हो गई है। अरुणाचल में जो बीजेपी ने किया वो गठबंधन धर्म के लिहाज से ठीक नहीं। दिल्ली की सीमाएं किसानों के लिए जंग का मैदान बन गई हैं। अब तक सरकार के साथ कई दौर की बातचीत नाकाम रही। अगले दौर की बातचीत मंगलवार को होनी है। उससे पहले आंदोलन को लेकर राजनीति भी चरम पर है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को लेकर राजनीति का खेल चरम पर है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और नेता सियासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रविवार को किसानों के दर पर पहुंचे। केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सिंघू बॉर्डर पर मौजूद गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे। अभी केंद्र सरकार ने इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। मैंने इनके सारे भाषण सुने। अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। सरकार किसानों को बातचीत की टेबल पर बुला रही है। प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि ना एमएसपी खत्म होगी ना ही मंडियां, लेकिन फिर भी किसान को भ्रमित किया जा रहा है। अब हालत ये है कि किसान आंदोलन कब खत्म होगा, दिल्ली के लोगों को कब राहत मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि किसानों से कोई भी उनकी जमीन नहीं छीन सकता। कोई भी माँ का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। 33 दिन से जारी किसान आंदोलन बातचीत की आहट के बीच भी तेज हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जमा किसानों के लिए स्थानीय लोगों ने टेंट बना दिए हैं। हालांकि कई जगहों पर किसानों के आक्रामक रुख भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। देश के दूसरे हिस्से से आए किसानों की भीड़ के साथ छोटे मोटे टेंट सिटी की तरह दिख रहा है गाजीपुर। किसान रात दिन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है। आंदोलन चूंकि जो हालात है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा। उसी को देखते हुए किसानों ने अपना पूरा इंतजाम करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि पहले तिरपाल वाले टेंट लगाए गए थे, लेकिन चूंकि बारिश भी हो सकती है, सर्दी का मौसम है, उससे बचने के लिए अब ये वाटरप्रूफ टेंट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये सारे टेंट स्थानीय लोगों ने किसानों के लिए बनाए हैं। फिर भी जितने किसान हैं टेंट उनके लिए कम पड़ रहे हैं। टेंट के अलावा सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भी रह रहे हैं। इसी तरह दिल्ली मेरठ हाईवे पर किसानों का कब्जा है। उधर उत्तराखंड सरकार ने उधम सिंह नगर में किसानों के बवाल में शामिल 1500 लोगों पर केस दर्ज किया है। ये किसान दिल्ली आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका तो उन्हें ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की। उत्तराखंड की सरकार ने जो किया ये वही है जो अंग्रेज किया करते थे। आवाज को दबाने के लिए लोगों को डराते थे, उन पर मुकदमे दर्ज करते थे। उत्तराखंड की पुलिस हमारे लोगों के घर घर जा रही है। हम आप उत्तराखंड की पुलिस को बताना चाहते हैं, हम तुम्हारे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम हर लड़ाई लड़ेंगे। 1500 लोगों पर दर्ज केस के बाद किसानों में गुस्सा और बढ़ा है। आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने बिना जांच के ही किसानों को गुनहगार ठहरा दिया। हालांकि वीडियो में किसानों का आक्रामक तेवर साफ दिखता है। राहुल गांधी कृषि कानून पर दिए अपने ही बयान में फंस गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2015 में राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए एक बयान का वीडियो ट्वीट कर उन पर आरोप लगाया है, जिसके बाद राहुल गांधी किसानों को आंदोलन पर डटे रहने की नसीहत देकर विदेश यात्रा पर गए। पहले आया राहुल गांधी का ट्वीट,
जवाब जेपी नड्डा ने दिया और नड्डा के नहले पर दहला मारा रणदीप सुरजेवाला ने। अब पूरी कहानी समझिए। राहुल गांधी का एक बयान वायरल है। इसे शेयर किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। 5 साल पहले लोकसभा के अंदर कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा था वो देश के किसानों को जरूर सुनना चाहिए। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया और राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने लिखा, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित किसान हित से आपका कुछ ही लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। जेपी नड्डा के इस पलटवार का जवाब देने से पहले राहुल गांधी छुट्टी पर विदेश चले गए, लिहाजा जवाब देने का काम राहुल गांधी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया। चूंकि राहुल गांधी कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं, लेकिन जिस वक्त देश का किसान सड़कों पर उतरा है उस वक्त राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर भी मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे में विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। यूपी के शाहजहांपुर से एक किसान से मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मामला शाहजहांपुर के धान खरीद केंद्र का है, जिसके प्रभारी पर धान बेचने आए किसान के साथ मारपीट करने का इल्जाम है। पहले गर्मा गर्म बहस हुई, फिर नोक-झोंक तेज हो गई और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ये पिटाई हुई एक किसान की, नाम है चरणजीत सिंह। इतने थप्पड़ और मुक्के बरसे कि किसान घायल हो गया। आरोप है कि धान खरीद केंद्र के इंचार्ज और उनके लोगों ने मिलकर किसान की पिटाई की। सचिव साहब ने बुलाया था, जब सचिव साहब के पास गया उन्होंने जाइए तुम्हारा हम करते हैं। तो पहले हमसे 500 रुपये मांग रहे थे सर, फिर 300 मांग लेने, आज कह रहे हैं 200 रुपये देगो तब हम तुम्हारा चलाएंगे ना, नहीं चलाएंगे। और हमने कहा हम 200 किसका दे, जो 20 रुपये लिखा हम 20 रुपये आपको देंगे। तो कहने लगे जाओ नेता नगरी जो करनी है करो। और सर इसी बात को लेकर वहाँ विवाद हुआ, हमें ये लोग मारने लगे। और जैसे ही आए तो बोले तौल बंद करिए, तो लेबर ने हमने उसको कहा कि कांटा नहीं बंद होगा, आप जो भी दिक्कत है हमसे बात करें। इतने भी उन्होंने कांटा उठा के फेंक दिया और लेबर से मारपीट करने लगे। कसूरवार कौन है इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। पुलिस ने इस केस में दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो धान केंद्र प्रभारी के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। ये वीडियो धान केंद्र का ही है। इस वीडियो में एक किसान कुछ लोगों से बात कर रहा है और उनसे किसान अपनी धान खरीद का रसीद मांग रहा है। धान है हमारे यहाँ तुले हो गया 15-20-25 दिन हो गया तुले कहीं आए 20 लड़का लोग आए, हम नहीं आए भैया लोग नहीं आए। हमारे यहाँ पिता खत्म है, चक्कर में गेहूँ हमारे बोने वाले हैं। तुम आए? हम आए रहे। हाँ तो क्या बात है? बात का उबेरा आप ही नहीं रहा भैया, बताइएगा भैया क्या बताइएगा, तुम जा तो बताओ। मैं 200 रुपया बताओ, 200 तो हमने क्या कहे
अब आपने बाद में कहीं नहीं कुछ कहा ना देगा जाता बताओ, गलती तुम्हारे हमारे है। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। वहां बैठे लोगों ने किसान से साफ कहा कि रसीद नहीं मिलेगी, जहां जाना है जाओ। नए साल की शुरुआत से पहले एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरने को तैयार है। राजधानी दिल्ली की मेजेंटा लाइन पर आज इतिहास रचा जाना है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो आज से दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन तक रफ्तार भरने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली मेट्रो अपनी इस पहल के साथ विश्व के उन 7 मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगी जहां बिना ड्राइवर की ट्रेन चलाई जा रही है। बिना ड्राइवर वाली ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी, जिनमें कम से कम ड्राइवर या किसी अन्य शख्स की जरूरत पड़े। मेट्रो में एक सहायक तैनात किया जाएगा जो चालक नहीं होगा, बस लोगों की सहायता के लिए मौजूद रहेगा। खास बात यह है कि डेबिट कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति कार्ड के इस्तेमाल से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा कर सकेगा। यह सुविधा 2022 तक पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो सकेगी। इसका फायदा यह होगा कि एक ही कार्ड से यात्री देश के किसी भी शहर की मेट्रो में सफर कर सकेंगे। 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन की शुरुआत ड्राइवरलेस फीचर के साथ ही हुई थी। अब इसे पूरी तरह से ड्राइवरलेस किया जा रहा है। आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की शुरुआत करेंगे। स्वचालित मेट्रो के कारण इसमें समय कम लगेगा, साथ ही साथ ह्यूमन एरर होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके बाद आगे भी मेट्रो द्वारा इस प्रोजेक्ट को व्यापक करने की कोशिश की जाएगी। 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन की शुरुआत ड्राइवरलेस फीचर के साथ ही हुई थी, जिसके बाद अब इसे पूरी तरह से ड्राइवरलेस किया जा रहा है। इसके बाद 58 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन यानी दिल्ली के शिव विहार से मजलिस पार्क तक के रूट को भी ड्राइवरलेस किया जाएगा। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी ने एक बैंक घोटाले की जांच के मामले में समन भेजा है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत का ये ट्वीट ईडी के उस समन के खिलाफ है जो संजय राउत की पत्नी को भेजा गया है। समन मिलने के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर बस इतना लिखा, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आपको बता दें कि ईडी ने समन भेजकर वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 दिसंबर को ईडी पीएमसी बैंक घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। ये तीसरी बार है जब ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ का समन भेजा है। इससे पहले 2 बार वर्षा हेल्थ ग्राउंड पर पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी। ईडी की इस नोटिस के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा सकती है। संजय राउत तंज कस रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर है। क्या आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास से इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रवीण राउत नाम के एक अन्य आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वर्षा राउत को उसी लेन देन के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि वर्षा राउत की ओर से कहा गया कि इसे संपत्ति की खरीद के लिए उधार लिया गया है। इस मामले में ईडी ने पहले ही प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण की पत्नी के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में हुआ था, उसे लेकर ईडी जानकारी जुटाना चाह रही है। पिछले साल ही जांच में पीएमसी बैंक में 6,500 करोड़ के घोटाले का पता चला था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया है। पुंछ में मंदिर पर हमले की फिराक में जुटे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर की है, जहां शनिवार की रात वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान 49 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ मिलकर पुलिस ने 2 आतंकी भाइयों मुस्तफा इकबाल, मुर्तजा इकबाल को हिरासत में ले लिया। दोनों कश्मीर के गलहोटा गांव के रहने वाले हैं। इन्हें पाकिस्तानी नंबर से कॉल आया था और मंदिर पर हमले की जिम्मेदारी दी गई थी।
इनके मोबाइल में एक वीडियो मिला जिसमें बताया गया है कि ग्रेनेड का इस्तेमाल कैसे करना है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने इस बार घाटी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की प्लानिंग की थी। मुस्तफा इकबाल, जो पहले से कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, इस काम के लिए उसी को चुना गया। हिरासत में लिए जाने के बाद मुस्तफा के घर की तलाशी ली गई, जहां से 6 ग्रेनेड, पाकिस्तानी निशान वाले कुछ गुब्बारे और अब तक अज्ञात रहे संगठन JNK गजनबी फोर्स के कुछ पोस्टर्स बरामद किए गए हैं। तहरीके मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन की ड्रेस भी बरामद की गई है। पुलिस ने मुस्तफा से पूछताछ के बाद LOC के पास बालाकोट में 2 अन्य आतंकियों, मोहम्मद यासीन और रईस अहमद को गिरफ्तार किया है। यानी साफ है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में घाटी के अमन और सुकून की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना आतंकिस्तान के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कैसे टल गया एक बहुत बड़ा हादसा।